ईवीएम ही वो जहर है, एसआईआर नहीं है उतना बड़ा जहर, वोटर लिस्ट में चोरी धांधली नहीं है इतना बड़ा जहर कि वो हमारी डेमोक्रेसी और संविधान को मार सके, हमारे वोट के एक अधिकार को मार सके। चुनाव का बायकॉट करने से कुछ नहीं होना। बायकॉट करना था तो एसआईआर का बायकॉट करना। बिहार में 50 सीटें नहीं आ सकती थी, ईवीएम से चुनाव हुआ इसलिए आई। लोग नफरत करते हैं आरएसएस और बीजेपी के लोगों से। हमारी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी सुन लेती तो मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी और उनकी कैबिनेट के दूसरे लोग आज संसद में नहीं बोल रहे होते, जेलों में बैठे होते सब। जिनकी 50 सीटें नहीं आ रही थी, हमारा माइंडसेट तो वहां बना दिया। ईमानदार आदमी कह रहे हैं कि 130 आ रही। इतने बड़े फ्रॉड हैं। तो मैं बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन भी करता था, बहुत सारी चीजें डिटेल में समझाता था। मैंने ये पाया है कि अब हमारे लोग तो जागरूक हो गए। तो बहुत दिनों से मैं एक ही बात कह रहा हूं, आज भी मैं वही बात कहूंगा। अगर आप लोगों को संविधान बचाना है, देश बचाना है, अपने वोट का अधिकार बचाना है, तो अब ये लड़ाई सड़कों पे होगी। अगर नहीं होगी तो बाकी सब टाइम वेस्ट है। चाहे हम जैसे छोटे लोग कर लें स्टेचर में, या देश के बड़े से बड़े नेता जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं वो कर लें। पार्लियामेंट में बोल लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, सेमिनार में बोल लें, प्रेजेंटेशंस कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर हम लोग सीरियस हैं तो समय आ चुका है कुर्बानी देने का। अगर हम कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हैं, सड़क पे उतर के, और सीनियर लोगों को उतरना पड़ेगा। हमारे जैसे लोगों को नौजवानों से आगे रह के लाठी और गोली खानी पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा, ताकि झूठे मुकदमे लगा के जो नौजवानों को बंद किया जाता है वो बंद हो। ये तो छोटे में बात है, बाकी सब मिथ्या है। आप, ये प्रोफेसर रतनलाल जी भी यहाँ हैं, सूरज मंडल साहब भी यहाँ हैं, हम सब लोगों ने, नहीं मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप यहां खड़े हैं, मेरी बात सुन लें। हम जो आज जागृति आ रही है ना, अभी भी हमसे पूर्व सांसद, दो सांसद महोदयों ने बोला कि अब हमें ये पता लग गया, वो पता लग गया। हम लोगों ने सड़कों पे उतर के पिछले लोकसभा के चुनाव से पहले अपनी गिरफ्तारियां देके, लाठियां खाके ये ऐलान कर दिया था कि यही एक रास्ता है, बाकी सब फ्रॉड है। अगर प्रोफेसर रतनलाल साहब की, सूरज मंडल की और हम जैसे नाचीज की बात हमारी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी सुन लेती तो मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी और उनकी कैबिनेट के दूसरे लोग आज संसद में नहीं बोल रहे होते, जेलों में बैठे होते सब। क्योंकि ईवीएम ही वो जहर है, एसआईआर नहीं है उतना बड़ा जहर, वोटर लिस्ट में चोरी धांधली नहीं है इतना बड़ा जहर कि वो हमारी डेमोक्रेसी और संविधान को मार सके, हमारे वोट के एक अधिकार को मार सके। मैं बहुत भारी मन से अब इस सब बातों को कह रहा हूं। वो है सिर्फ और सिर्फ ईवीएम। और मैं ये गारंटी देता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी आने वाले 2000, अभी सांसद जी चले गए, 2027 के यूपी के चुनाव में 400 पार करने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी रखती है, 100% रखती है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी उन्हें, सिवाय एक जन आंदोलन के। एसआईआर में जो लोग सहयोग कर रहे हैं, मेरी नाचीज राय में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बायकॉट की जो सलाह दे रहे हैं स्लीपर सेल्स हर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, कि चुनाव का बायकॉट कर दो। भाई ओवैसी साहब की पार्टी है ना, वही ऑपोजिशन पार्टी बन जाएगी।
हमारे प्रशांत किशोर जी की पार्टी थी ना बिहार में, उसी को ऑपोजिशन मेन पार्टी बना दिया जाएगा। 50 पार्टीज को और बीजेपी पैसे देके खड़ा कर देगी, आरएसएस खड़ा कर देगी। ये है रियल ऑपोजिशन। चुनाव का बायकॉट करने से कुछ नहीं होना। बायकॉट करना था तो एसआईआर का बायकॉट करना था, लेकिन सारे स्लीपर सेल्स ने, हमारी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जिनको लोग उम्मीद से देखते हैं, उनसे क्या करवाया कि हम अपने सारे कार्यकर्ता लगा के हम एसआईआर को दुरुस्त करवाएंगे। मैं गारंटी देता हूं, मैं कड़वे शब्द बोल रहा हूं, 11 डॉक्यूमेंट्स, और यही बात हमने सीएनआरसी के टाइम पे कही थी, ये 11 डॉक्यूमेंट्स हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया नहीं लाके दे सकती अपनी। राष्ट्रपति होने के बावजूद कमी निकालने के लिए, लेकिन जिम्मेदारी मेरी लगाओ। राष्ट्रपति महोदया के, प्रधानमंत्री जी के डॉक्यूमेंट्स में कमी निकालने की जिम्मेदारी मेरी लगाओ। अगर प्रधानमंत्री जी अपना नाम एसआईआर में चढ़वा लें तो मुझे बता देना। चलिए ये छोड़ दूंगा, मैं डिग्री नहीं मांगूंगा। इतनी बड़ी कंसेशन, उसमें तो सीधे तिहाड़ चले जाएंगे ना, इसलिए इतना मत रहम कीजिए। अभी लंबे टाइम तक रहना है उन्हें तिहाड़ में। तो मैं ये कह रहा हूं, अब आप बुनियादी बात समझ लीजिए। अभी हम कोलिजियम की भी बात कर रहे हैं, और सबसे ऊपर आपने वो रखा, उसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं। यही मुद्दा जो सबसे बड़ा लिखा है ना, ये सब चीजों को, सब चीजों का, सब प्रॉब्लम्स का निवारण ये है। अभी डीएमके साहब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे, उनसे थोड़ी सी मैं लीगल कॉन्फ्लिक्ट रखूंगा। उन्होंने कहा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में तरमीम यानी कि चेंज करने की आवश्यकता है बैलेट पेपर वापस लाने के लिए। नहीं, आज जो प्रोविजन है सेक्शन 59 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कहता है कि बैलेट के माध्यम से चुनाव होने चाहिए। यह बात मैं बार बार बता चुका हूं, एक बार फिर बताना चाहता हूं। जो कानूनी मेथड आज है चुनाव कराने का, वो है पेपर बैलेट से। सेक्शन 61 कैपिटल ए में, सेक्शन 61 कैपिटल ए में प्रावधान है कि अगर किसी वजह से किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में या किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हो सकते, तो उसके रीजन लिख के चुनाव आयोग किसी मशीन से चुनाव भी करा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वहां भी नहीं लिखी है। इस प्रावधान का बहाना बना के ये सारे चुनाव, फ्रॉडुलेंट चुनाव हो रहे हैं ईवीएम के माध्यम से, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का अलग से ऑर्डर चुनाव आयोग नहीं निकालता है, किसी इलेक्शन में नहीं निकालता। इतना बड़ा देश में धोखाधड़ी हो रही है, और हम लोग बताते बताते हमारे गले में छाले पड़ गए, लोग सुनने को तैयार नहीं है। आप एसआईआर ठीक से करवा ही नहीं सकते। आपने बिहार में कितनी कोशिश कर ली, चुनाव आयोग के लोग, आरएसएस और बीजेपी के लोग सीधे सीधे एक बात कह रहे हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन फाइल नहीं कराई है, एक भी एंट्री के बारे में धड़ल्ले के साथ कह रहे हैं। अब जब इतने ईमानदार लोगों से आपका सामना है, आरएसएस और बीजेपी वालों से, आप कन्वेंशनल मेथड से चले जाएंगे। अभी यहां मांग रहे हैं हम दूसरा, कोलिजियम और उच्च न्यायपालिका में आरक्षण। कोलिजियम के खिलाफ हम सब बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। कोलिजियम बीमारी नहीं है, बीमारी है जो लोग हमारे लोगों को चुनने के लिए बैठते हैं वो ईमानदार नहीं है। कोलिजियम सिस्टम तो जुडिशरी में है ना, आईएएस ऑफिसर, ये प्रोफेसर रतनलाल साहब बैठे, इनके लिए, इनके सर पे कौन सा कोलिजियम है? इनको क्या होना चाहिए था और ये क्या है? वहां कौन सा कोलिजियम सिस्टम है? बुनियादी बात यह है कि जो इनके ऊपर कलम चलाने वाले बैठे हैं वो ईमानदार पैदा ही नहीं हुए, ये बीमारी है। उसके लिए हम बोलेंगे नहीं। कल को कोलिजियम सिस्टम हट जाएगा, बहुत अच्छी बात है, मोदी जी और अमित शाह जी आ जाएंगे। तो बुनियादी बात क्या है कि ईमानदारी से अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए, और उसका एक ही रास्ता है, बाकी सब बकवास है। 100% रिजर्वेशन जमीन से लेकर आसमान तक होनी चाहिए हर चीज में।
बाकी सब बकवास है। कोई मेरिट में मैं गारंटी देता हूं, मैं तो इतना खुल खुल के बोलता हूं ना, मेरे खिलाफ तो कोई केस नहीं करता। मैं ये कह रहा हूं बाय डिफॉल्ट SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध के लोग जो होते हैं इंटेलिजेंट पैदा होते हैं, खुल के कहता हूं मैं तो ये बात, मेहनती पैदा होते हैं, ईमानदार पैदा होते हैं बाय डिफॉल्ट। एक्सेप्शंस इसमें भी हो सकते हैं। इसके विपरीत जो बाकी लोग हैं बाय डिफॉल्ट इंटेलिजेंट पैदा ही नहीं होते। करो क्या करोगे, ईमानदार नहीं पैदा होते। और जो होते भी होंगे तो उनकी जो शुरू की ट्रेनिंग होती है ना, वो उनको ईमानदार नहीं रहने देती, इंटेलिजेंट नहीं रहने देती, उनको एक रट्टू तोता बना देती है। कुछ चीजें रट के वही रिपीट करे जाएंगे, बहुत आर्टिकुलेट अच्छी तरह से करेंगे। ये उनका सम एंड सब्सटेंस है। जितने सरकारी ऑफिसर्स में और ऑफिस में और दूसरे लोग बैठे हैं ना, जब आप देख रहे हो सारा काम हमारे लोग करते हैं, उस पर चिड़िया कौन चलाता है? यही बेईमान लोग जो बहुजन समाज के नहीं है। ये नक्सल में सारी किस्सा है। अब आप बोले जाओ कि इंटरव्यू में फेल कर दिया, यहां फेल कर दिया, वो ईमानदार लोग ही नहीं है। ये जो 10% EWS का अभी आपके सामने एग्जांपल है ना, इससे बड़ी बेईमानी कुछ हो सकती है? बता दो आप मुझे। अगर आर्थिक आधार भी है तो 10% दे दिया, मुझे कोई परेशानी नहीं है, उससे दे देना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमारे लोगों की संख्या के हिसाब से 50% का बैरियर तो खत्म हो गया ना, ये तो खत्म हो गया। उनका उसका भी एक कुतर्क आ गया कि जी वो तो इकोनॉमिक वाला शुरू हुआ है, तो अलग से 50% की बात तो सिर्फ सोशली और जो एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए थी, इकोनॉमिक के लिए तो नहीं थी ना। इंदिरा साहनी की जजमेंट बड़ी खुशी की बात है। भाई साहब हमारे लोग भी तो गरीब हैं, उनके लिए अलग से 50% में 40% हमारे गरीब लोगों के लिए कर दो, SC ST OBC और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध के लिए। अब करो इनसे तर्क और कुतर्क, इनसे बात करना बेवकूफी का काम है, बात नहीं करनी चाहिए, आंदोलन करो। आप समझाते रहो किसको? आप महमूद प्राचा को ये समझा सकते हो कि मनुवाद अच्छी बात है, समझा दोगे आप? पूरी दुनिया एक तरफ आके खड़ी हो जाए, मुझे समझा लेंगे कि मनुवाद अच्छी चीज है। और ये जो सो कॉल्ड अपने आप को पता नहीं क्या बोलते हैं, सवर्ण और ये वो, ये इंटेलिजेंट है, पूरी दुनिया मुझे मिलके समझा लेगी। करते रहो आप मुझसे तर्क, मैं यूं नहीं तो यूं साबित कर दूंगा, वहां से जाके साबित कर दूंगा, ये बेवकूफ़ी है सब। समझाते रहो मुझे, उसी प्रकार से इनसे बात करते रहो कि ये तर्क है जी, ये तर्क है, हम तो 100% लॉजिक से बात कर रहे हैं। करते रहो इनसे, करो बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, ये बात ही नहीं करनी है। जब हमने बात क्यों करनी है इनसे, क्यों बात करनी है इनसे कि जी हमने इतना अच्छा एक वो बनाया लॉजिक और वो प्रेजेंट किया, ये हमारी बात ही नहीं सुन रहे। पहली बार नहीं सुन रहे, कब सुनी है आपकी बात इन्होंने? करे जाओ आप ये सब। कोई लाभ है? इतने अच्छे अच्छे हम लोग आके तार्किक भाषण देते हैं, इतनी तैयारी करके हमारे लोग, मुझे देख देख के इतना दुख होता है। रात रात भर बैठ के आप लोग प्रिपेयर करके लाते हो, महीनों महीनों की रिसर्च करके आप डेटा, लॉजिक, साइंस प्रेजेंटेशन दी, और वो गई कहाँ? श्रेडर में, डस्टबिन में या फ्लश में? करेगा इनसे बात। अगर ईमानदार व्यक्तियों से बात करोगे तो वो आपकी बात सुनेगा। इन्होंने तो करना नहीं है, कुछ नहीं करना है इन्हें। तीसरी चीज भी है वो सरकारी धन से पोषित निजी क्षेत्र में आरक्षण। आरक्षण पहले सरकारी क्षेत्र में तो इतना मिल गया हमें, उसका तो लाभ उठा लें। इतना ज्यादा हम लोग मतलब क्रीमी लेयर की भी सुपर क्रीमी लेयर में जा चुके हैं, हम सब जा चुके हैं ना। कितने साल तो रहे, कितने दशक तक रही। प्रोफेसर रतन लाल साहब बोलते हैं, मैं दुख के साथ थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहता हूं आपको, कि हमें इतना तो मिल गया। ये क्या बात हुई जी? ये क्या हुई बात? हम वहां थे, हम यहां आ गए। अरे हमें वहां होना चाहिए था, ये शुरू से यहां थे। अब तो बराबरी होगी, इनका लेके हमें मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि हम लोग तो इतने पीछे थे, हमें इतना मिल गया? ये मैं इससे मैं एग्री नहीं करता ना। सब हमारा है, इनका तो नेगेटिव में है हजारों साल से।
उसका कौन साथ देगा जो इतने साल से चुराया हुआ है? ये बताएं ना पहले। अब आप इनसे ये बोलोगे कि ये मिल गया तो ये कहेंगे भैया ये तो शरीफ ही है, अभी तक भी, अभी भी ये शराफत में है, इन्हें और मारो। जब आप ये कहोगे ना घरों से निकाल लेंगे सब कुछ जो हमारा पेंडिंग है, तब ये आपको कहेंगे नहीं नहीं इनका इतना तो बनता है। वैसा ऐसे थोड़ी। अभी आजकल आंदोलन ज्यादा हो गया ना, तो बहुत सारे मनुवादी आज अम्बेडकरवाद और मनुस्मृति के खिलाफ ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं जिनके मतलब डीएनए में घुसी हुई है मनुस्मृति। ऐसे ऐसे लोग फ्रॉड करके बोल रहे हैं, देख लो आप। एक और बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं हमारे, उन सबकी हम तारीफ करते हैं, बिहार में बोल रहे हैं कि भाई हमने बड़ी डिटेल में रिसर्च की थी, 130 सीटें तो आ रही थी, ये 200 क्रॉस नहीं होनी चाहिए थी। ये एक हमारे वाले हैं मनुवादी बैकग्राउंड से ही, वो मैंने सुना उन्हें, मैंने कहा वाह वाह, जिनकी 50 सीटें नहीं आ रही थी, हमारा माइंडसेट तो वहां बना दिया। ये ईमानदार आदमी कह रहे हैं कि 130 आ रही थी। इतने बड़े फ्रॉड हैं ये। बिहार में 50 सीटें नहीं आ सकती थी इनकी, ईवीएम से चुनाव हुआ इसलिए आई। लोग नफरत करते हैं आरएसएस और बीजेपी के लोगों से, नफरत करते हैं किसी को। और वो हमारे एक और स्लीपर सेल पार्टी प्रशांत किशोर जी की बात बताऊं मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग। वो कह रहे हैं मैं तो 40-50। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।